की इस दुनिया में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपको CCC का कंप्लीट सिलेबस कराऊंगी, जिसमें पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर का स्टार्ट कर चुके हैं। जो भी बच्चे CCC का कोर्स करना चाहते हैं या फिर बेसिक कंप्यूटर से जुड़ा हुआ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, जैसे DCA, ADCA, वो हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। प्लस जिन्हें कंप्यूटर की नॉलेज लेना है वो भी हमारी इस वीडियो को देख सकते हैं। हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, जिससे कि ये वीडियो उन सभी बच्चों तक पहुंच सके जो कंप्यूटर की बेसिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर जो भी कंप्यूटर से जुड़े बेसिक कोर्स करना चाहता है। तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नेक्स्ट पार्ट। चार कैरेक्टरिस्टिक्स में ऑलरेडी पहली वाली वीडियो में बता चुकी हूँ कंप्यूटर क्या है और उसकी क्या विशेषताएं हैं। आज मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे दिया हुआ है भंडारण क्षमता, स्टोरेज कैपेसिटी। कंप्यूटर अपनी स्मृति मेमोरी का मतलब होता है एक स्टोरेज कैपेसिटी को याद करने की जो क्षमता होती है, स्मरण पावर होता है, जो स्मरण शक्ति होती है उसे मेमोरी कहते हैं। ठीक है, उसमें जो है ये कई तथ्य, चिट्ठियाँ, चित्र, शब्द, दृश्य, श्राव्य, जनित तथ्य आदि दीर्घ समय तक मौजूद रख सकता है। मतलब जितनी भी इसमें चिट्ठियाँ हैं, इमेजेस हैं, दृश्य श्राव्य मतलब वीडियोस हैं, ठीक है, वो और जो है जितने लोगों के द्वारा जो डेटा तैयार किए जाते हैं अलग अलग तरीके के, वो सारे जो हैं बहुत ही लॉन्ग टाइम तक स्टोर रख सकता है कंप्यूटर। ओके, मौजूद तथ्यों के प्रक्रियाकरण के लिए किसी भी समय कंप्यूटर इसे पुनः प्रकाश कर पाएगा। मतलब जो भी तथ्य इसमें मौजूद हैं वो उसके प्रोसेस के द्वारा किसी भी समय एनी टाइम आप जो है कंप्यूटर द्वारा इसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं, मतलब रिट्राइव कर सकते हैं। ठीक है, जबकि मनुष्य के लिए संभव नहीं होता है। मनुष्य जो होता है वो स्टोरेज कैपेसिटी में जो है कंपेयर टू कंप्यूटर उसकी जो पावर शक्ति होती है मनुष्य की वो कम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है, याद रखें। ठीक है, तथ्य दिए हुए हैं कि क्या क्या इसके क्या क्या कुछ बाइट्स दे रखे हैं। तो ये क्या है देख लेते हैं। तथ्य धारण क्षमता को बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट के माध्यम से मापा जाता है। मतलब ये है यहाँ पर कि कंप्यूटर पर जो भी कार्य कर रहे हो आप, जो भी डेटा है, ठीक है, जो जितना भी वर्क किया हुआ है, जितना भी डेटा कंप्यूटर में है, उसको हम जो है किसके किसके द्वारा नापते हैं। तो पहला है बाइट, दूसरा है किलोबाइट, तीसरा है मेगाबाइट, चौथा है गीगाबाइट, पांचवा है टेराबाइट। इन सभी के माध्यम से हम जो है कंप्यूटर के कार्य की क्षमता को नाप सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है 1.024, सॉरी यहाँ पे 1.024 नहीं होगा, बल्कि यहाँ पर होगा 1024। ठीक है, यहाँ पे ये गलत थे, इसे आप ठीक से लिख लीजिएगा कहीं पर। 1024 होता है। ठीक, एक 1024 बाइट बराबर होता है 1 किलोबाइट। 1024 किलोबाइट बराबर होता है 1 मेगाबाइट। 1024 मेगाबाइट बराबर होता है 1 गीगाबाइट और 1024 गीगाबाइट बराबर होता है 1 टेराबाइट। बच्चों मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहती हूँ कि जो भी बच्चे कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हैं वो इस पार्ट को याद कर लें, क्योंकि वहाँ पे इससे जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। आपके क्वेश्चन आएंगे कुछ इस तरह,
1024 बाइट बराबर कितना बाइट होता है, उसमें आपको 4-5 ऑप्शन दिए जा सकते हैं कि 1 किलोबाइट होता है या 1 मेगाबाइट होता है या 1 गीगाबाइट होता है और 1 टेराबाइट होता है। तो आपको सही आंसर देना होगा 1 किलोबाइट आंसर। ठीक है, इसी तरीके से 1 टेराबाइट बराबर कितना बाइट होता है, तो आपको आंसर में दिया होगा 1024 गीगाबाइट, तो आपको आंसर में गीगाबाइट 1024 गीगाबाइट करेक्ट करना होगा। ठीक है, ये पोर्शन आप याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन वहाँ पे पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। इसकी कंप्यूटर की नेक्स्ट विशेषता जो दे रखी है वो दी है विश्वसनीयता, मतलब रिलायबिलिटी। कंप्यूटर इप्सित परिणाम को निर्भुल तथा निर्वच्छिन्न रूप में व्यवहार कार्यों को प्रदान कर सकता है। यदि कंप्यूटर को आवश्यक तथ्य एवं तथ्य प्रक्रियाकरण के लिए सही निर्देश दिया जाएगा तो कंप्यूटर विश्वस्त होकर त्रुटि शून्य परिणाम प्रदान करेगा। इसका मतलब है कि कंप्यूटर पर अगर आपने सही तथ्य दिए हुए हैं, मतलब सही इनपुट दिया हुआ है सॉरी, तो वो प्रोसेसिंग के द्वारा आपको सही आउटपुट भी देगा। ये विश्वास है एक, ठीक है, एक ये रिलायबिलिटी है कि कंप्यूटर पर अगर आपने सही इनपुट दिया है, मान लीजिए आपने कंप्यूटर को इनपुट दिया है 2 + 2, तो कंप्यूटर आपको इसका प्रोसेस के द्वारा आंसर भी सही देगा, आउटपुट भी सही देगा, आंसर आपको मिलेगा कंप्यूटर में 4। ठीक है, इसी प्रकार से अगर आपने कंप्यूटर पर 2 - 2 लिखा है और अब आप सोच रहे हैं कि ये आपको आंसर जो है 4 देगा कंप्यूटर, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर इनपुट दिया है 2 - 2, तो कंप्यूटर आपको आंसर और आउटपुट भी देगा 0। ठीक है, आपको 4 आंसर नहीं देगा। मतलब यहाँ पर यही है ना कि जो भी आप कंप्यूटर को इनपुट देंगे उसी के प्रोसेसिंग के द्वारा जो है वो आपको आंसर भी देगा, यानी आउटपुट देगा। ठीक है, अगर आपने गलत चीज़ वहाँ पे इनपुट कर दी है तो वो उसी बेस पर प्रोसेसिंग करके आपको आंसर देगा। लेकिन अगर आपने वहाँ पर आपको जो चीज़ चाहिए वो सही से इनपुट किया है तो वो आंसर भी आपको सही देगा। ठीक है, तो ये एक विश्वास है, इसकी एक रिलायबिलिटी है ये कंप्यूटर की। ठीक है, आपकी नेक्स्ट विशेषता देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट विशेषता है यहाँ पर निर्बोधता, डिवाइड ऑफ इंटेलिजेंस। देखते हैं, कंप्यूटर की अपनी चिंता अथवा बोध शक्ति नहीं होती है। मतलब कंप्यूटर जो है वो खुद से नहीं सोच सकता है कुछ भी। कंप्यूटर के पास सोचने और समझने की कोई शक्ति नहीं होती है। कंप्यूटर को हम जैसा जैसा निर्देश देंगे वैसे वैसे उस निर्देश के आधार पे वो हमें आउटपुट देता है। जो चीज़ मैंने ऊपर आपको बताई है सेम वही चीज़ आपको यहाँ पर नीचे भी दी गई है कि कंप्यूटर की कोई अपनी बुद्धि नहीं होती है, कोई इंटेलिजेंस पावर नहीं होता है उसके पास, कोई जो है उसके पास माइंडेड पावर नहीं होता है, कोई शक्ति नहीं होती है सोचने समझने की। जैसा जैसा आप उसे इनपुट देते जाएंगे वैसा ही वो प्रोसेसिंग करके आपको आउटपुट देता जाएगा। ठीक है, तो कंप्यूटर जो होता है वो निर्बोधता का सूचक होता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है कंप्यूटर का इतिहास। ये आपको कंप्यूटर का इतिहास दिया है, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। चलिए इसे आज पढ़ लेते हैं। यहाँ पर दिया हुआ है आधुनिक कंप्यूटर एक यंत्र है। आधुनिक कंप्यूटर जो है एक यंत्र है, यानी एक मशीन है। ये तथ्य और सूचनाओं का प्रक्रियाकरण करता है। ये जो है जितने भी डेटा होते हैं, जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उनका जो है प्रोसेस करता है। इसे आप लोग परिवर्तित पर्याय में पढ़ेंगे। इसे आप आगे और जब जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ में आता जाएगा। स्वल्प समय में गाणितिक हिसाब करने के लिए गणितज्ञ सालों साल कोशिश करते आ रहे हैं। जैसा कि आप जानते ही हैं, गणितज्ञ जो थे, जो भी अर्थमैटिकर जो थे, वो बहुत ही समय से कोशिश करते आ रहे हैं।
यही चेष्टा काफ़ी प्राचीन है। शुरुआत से गिनती करने के लिए विभिन्न उपायों का उद्भावना करना मानव की कोशिश रही है। गिनती की प्रक्रिया से मानव ने हिसाब रखना सीखा है। मतलब जैसे जैसे गिनती आने लगी है, पहले इस समय में क्या होता था कि गिनती नहीं होती थी। पहले टाइम में चावल ले लिए जाते थे, चावल से गिनती कर दी जाती थी। दाल लिया, दाल से गिनती कर दी। ठीक है, कोई भी चीज़ गिनना होता था तो चावल के दानों से गिन दिया। ठीक है, ऐसे रख कर, मान लो जैसे भी हो, चावल के दाने खूब सारे ले लेते होंगे, उसके बाद जो है चावल को ऐसे ऐसे करके निकाल देते होंगे। आज के टाइम में तो 1 2 3 4 5 गिनती हो गई ना, तो वो वैसे ही बस निकाल देते होंगे चावल को, और उस हिसाब से उसको आगे वाले को जिससे भी जो भी गणना करनी होती होगी उस चीज़ को देख लेते होंगे पहले के टाइम में। बट जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे हिसाब रखना एक जो है मानव के लिए एक ये बड़ा कार्य हो गया, क्योंकि सारी चीज़ें भी समय के अकॉर्डिंग चेंज होती गई। ठीक है, तो देखते हैं, बड़े बड़े हिसाब करने के लिए कई उपकरण भी प्रस्तुत किया। उन्हें यांत्रिक हिसाब यंत्र के नाम से जाना गया। मतलब जो भी उपकरण आए हमारे पास हिसाब करने के लिए, काउंट करने के लिए, ठीक है, उन्हें जो है हम हिसाब यंत्र के नाम से जानते थे। पहले के टाइम में जो है ये जो है हिसाब यंत्र, जो भी उपकरण आते थे गिनती करने के लिए, हिसाब करने के लिए, उसे हिसाब यंत्र के नाम से जाना जाता था। इन यंत्रों की अग्रगति को कंप्यूटर का विवर्तन कहते थे। आइए संक्षेप में हम यांत्रिक हिसाब यंत्र के बारे में अब जानते हैं। अब देखते हैं हम यांत्रिक हिसाब क्या होता है। जो भी उपकरण हिसाब करने के लिए आए उन्हें हम यांत्रिक हिसाब कहते थे। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहला यांत्रिक यंत्र क्या आया, यांत्रिक मशीन क्या आई, मतलब गिनती करने की क्या मशीन आई। तो पहली आई थी आपके पास एबाकस। एबाकस जो होता है ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, एबाकस दिया हुआ है। एबाकस के द्वारा हम बहुत ही आसानी से गिनती कर सकते हैं, गणना कर सकते हैं, हिसाब लगा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, ऐसा विश्वास है कि लगभग 4000 वर्षों के पूर्व चीन के गणितज्ञों ने गाणितिक हिसाब को जल्दी संपादन करने के लिए एबाकस का उद्भावन किया था। मतलब 4000 वर्ष पहले जो है चीन ने किया था। चीन ने जो है हिसाब रखने के लिए एबाकस का निर्माण किया। ठीक है, एबाकस हमारे प्रचलित दशमिक स्थानीयमान के अनुसार कार्य करता है। वर्तमान भी चीन, जापान, सोवियत रूस प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र में एबाकस का प्रयोग देखने को मिलता है। आज के टाइम की बात अगर की जाए तो आज के टाइम में भी चीन, जापान, रूस, इन सभी जगह पर, इन सभी देशों में शिक्षा के क्षेत्र में एबाकस का ही प्रयोग किया जाता है। आजकल तो भारत में भी दिखाई दे रहा है। जो भी प्राइमरी के बच्चे होते हैं छोटे छोटे, उन्हें एबाकस के द्वारा ही जो है गिनतियाँ सिखाई जाती हैं। ठीक है, तो एबाकस जो होता है वो हिसाब करने का एक जो है यंत्र है, मशीन है। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं नेपियर बोन। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है गणना करने का पहला यंत्र कौन सा बना, तो आपको आंसर देना होगा एबेकस। ठीक है, ये याद कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन है आपका नेपियर बोन। यहाँ से देखते हैं क्या आएगा। सप्तदश शताब्दी की शुरुआत से स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जॉन नेपियर ने एक हिसाब यंत्र का उद्भावन किया था। अच्छा, पहले आया एबेकस। ठीक है, एबाकस के बाद आया स्कॉटलैंड के एक गणितज्ञ जो जॉन नेपियर हैं, उन्होंने भी एक हिसाब यंत्र का जो है निर्माण किया। इसमें क्या होता था, इसकी सहायता से गुणा और बटा ये सारे कार्य हो जाते थे। ठीक है, इसे नेपियर बोन कहा जाता था। तो यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बन सकता है बच्चों कि कौन सा ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा गुणा और बटा दोनों कार्य होते हैं। तो इसके लिए आपका आंसर क्या लगेगा,
नेपियर बोन अगर आंसर दिया हुआ है तो नेपियर बोन का ही आपको आंसर लगाना होगा, क्योंकि इस यंत्र का नाम तो नहीं दिया है। ठीक है, यंत्र बना था ये दिया हुआ है। तो गुणा और बटा जैसा जो कार्य हुआ वो कौन से यंत्र द्वारा हुआ या फिर किसने इस यंत्र का निर्माण किया, तो आपको आंसर में लगाना पड़ेगा नेपियर बोन ने। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। गणितज्ञ नेपियर ने 1614 में लॉगरिथम का उद्भावन भी किया था। अच्छा, लॉगरिथम, यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये बन जाएगा कि लॉगरिथम का निर्माण किसने किया, तो नेपियर ने किया था 1614 में। ठीक, ये याद कर लीजिएगा। नेपियर और गणितज्ञ ब्रिग्स ने सारणी प्रस्तुत की थी। इसके माध्यम से कई जटिल गणितीय हिसाब जल्दी संपादित हो जाते थे। अच्छा, दो लोगों ने सारणी बनाई, ठीक है, और उस सारणी से कठिन गणित के जो हिसाब होते थे वो आसानी से, सरलता से जो है हो जाते थे। आगे देख लेते हैं। पास्केल का हिसाब यंत्र। 1642 में फारसी गणितज्ञ ब्लैज पास्केल ने अपने पिता को व्यवसाय में मदद करने के लिए पहली बार एक गाणितिक यंत्र पास्केलाइन आविष्कार किया था। ठीक है, ब्लैज पास्केल ने जो पास्केलाइन नाम का एक गाणितिक यंत्र जो है बनाया था। कब बनाया था? 1642 में। इस यंत्र में मोटर गाड़ी के गियर की तरह कई गियर होते थे। इस गियर द्वारा दशमलव अंक 0 से 9 तक अंक सूचित हुआ था। ब्लैज पास्केल ने पास्केलाइन का आविष्कार किया था 1642 में। तो इसमें आपका क्वेश्चन बन सकता है कि पास्केलाइन का आविष्कार किसने किया, तो आंसर आपका आएगा ब्लैज पास्केल ने। कब किया? तो 1642 में किया। और इसमें कितने नंबर होते थे? तो 0 से 9 तक नंबर होते थे। ठीक, ये क्वेश्चन आपके 2-3 यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाद है परिवर्ती समय में अर्थात 1673 में जर्मन गणितज्ञ लीबनिज ने भी एक हिसाब यंत्र प्रस्तुत किया। मतलब लीबनिज ने भी एक जो है कैलकुलेटर बनाया। इसकी सहायता से गुणा, बटा, वर्गमूल आदि प्रक्रिया संपादित हो पाती थी। ये जो लीबनिज ने जो बनाया था उसमें गुणा बटा के साथ में वर्गमूल जो है एक और चीज़ ऐड हो गई। ठीक है, तो यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ब्लैज पास्केल ने जो बनाया स्टेपर्ट रैकनर, ये दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम याद रख लीजिएगा। पास्केलाइन आविष्कार जो किया, पास्केल ने पास्केलाइन यंत्र का आविष्कार किया और जिस पे गियर लगे होते थे जिसे स्टेपर्ट रैकनर कहा गया है यहाँ पर, और इसमें 0 से 9 तक अंक थे। ठीक है, लीबनिज ने जो बनाया उसमें जो है गुणा, बटा और वर्गमूल एक कार्य और जो है ऐड कर दिया था। ठीक है, अब देखिए धीरे धीरे कैलकुलेटर जो है हमारा आगे की तरफ बढ़ रहा है। उस यंत्र को लीबनिज कैलकुलेटर कहा गया जिसमें गुणा, बटा और वर्गमूल तीनों होते थे। जो लीबनिज ने कैलकुलेटर बनाया था उस यंत्र को लीबनिज कैलकुलेटर कहा जाता था। इस यंत्र का नाम स्टेपर्ट रैकनर भी कहा गया। देखिए जैसा कि उसमें लिखा हुआ है स्टेपर्ट रैकनर भी उसे कहा गया। इसका महत्वपूर्ण दिशा है इसके द्वारा द्विगणित यानी बाइनरी का प्रयोग होता था। इस गणित में सिर्फ 0 और 1 का प्रयोग होता था। जो इससे पहले आया कैलकुलेटर उसमें 0 से 9 तक का नंबर था। ठीक है, बट ठीक उसके बाद जो कैलकुलेटर आया उसमें नंबरिंग जो थी वो नहीं दी गई थी, बट उसमें आप वर्गमूल ऐड कर दिया था उसमें। पर जो बाद में ये लीबनिज कैलकुलेटर ही है। हाँ, तो लीबनिज में जो है 0 और 1 का प्रयोग किया गया। ठीक, आगे देख लेते हैं डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है डिफरेंस इंजन
जिसका आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। ठीक है, और यहाँ पर दिया हुआ है एनालिटिक इंजन, इसका आविष्कार भी चार्ल्स बेबेज ने किया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपके लिए, डिफरेंस इंजन का आविष्कार और चार्ल्स बेबेज का, सॉरी एनालिटिक इंजन का आविष्कार चार्ल्स बेबेज ने किया था। याद कर लीजिएगा इसे। अब देख लेते हैं चार्ल्स बेबेज कौन थे, उनके विषय में क्या है, यहाँ पर देखते हैं। चार्ल्स बेबेज का डिफरेंस इंजन और एनालिटिक इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1883 में एक उत्कृष्ट हिसाब यंत्र का आविष्कार किया था, जिसे डिफरेंस इंजन बेबेज का डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन। चार्ल्स बेबेज ने 1883 यानी 1883 में एक उत्कृष्ट हिसाब यंत्र का आविष्कार किया था। ठीक है, जिसे डिफरेंस इंजन कहा जाता था। डिफरेंस इंजन का आविष्कार किसने किया? तो चार्ल्स बेबेज ने किया था 1883 में, 1883 में। ये क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। मैं इन सभी से जुड़े हुए आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे दूंगी, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अभी हम थ्योरी देख लेते हैं। थ्योरी के बाद जो है, जैसे ही ये चैप्टर कंप्लीट होगा, मैं आपको इसी चैप्टर से जुड़े हुए कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करा दूंगी, जिससे कि आपको याद करने में थोड़ा इजी रहेगा। सो नेक्स्ट देख लेते हैं। इस समय वाबेज ने भी एक दूसरा एनालिटिक इंजन का उद्भावन किया था। ठीक है, पहला एक बनाया इन्होंने, कौन सा? डिफरेंस इंजन। ठीक, उसी के बाद जो है दूसरा बनाया एनालिटिकल इंजन। ये क्या है दोनों? ये दोनों जो हैं गणना यंत्र हैं। ठीक है, कैलकुलेटर मशीन है। आगे देख लेते हैं। ये संपादित हिसाबों को याद रख पाता था, परंतु परवर्ती समय में इसका संपूर्ण निर्माण वाबेज के द्वारा संभव नहीं हो पाया था। अच्छा, ये जितने भी हिसाब होते थे उनको याद रखने की इनमें क्षमता थी। ठीक है, निर्माण जो है इसका वाबेज के द्वारा ही संभव नहीं हो पाया था, बल्कि कोई और भी आया शायद। देखते हैं आगे। वाबेज के द्वारा निर्मित दोनों यंत्रों में व्यवहारिक समस्त निर्माण कौशल के कारण आधुनिक कंप्यूटर की प्रस्तुति का मार्ग उन्मुक्त हो पाया, इसलिए वाबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। वाबेज जो हैं, चार्ल्स बेबेज जो हैं, इन्होंने ही एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किया, इन्होंने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया। ठीक है, इसी कारण से इन्हें जो है कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक, आगे का जो भी पार्ट है वो मैं कल नेक्स्ट वीडियो लाऊंगी, उसमें बताऊंगी। आज मैं यहीं पे इस वीडियो को समाप्त करती हूँ। बाय बाय।